अच्छा बेटा, जिस तरह देखें, आपको मैंने कल भी ये बताया था कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए कि आप खुद भी साथ साथ कर रहे हो, सिर्फ सुने मत, सुनने से फायदा नहीं होगा, आप लोग खुद इसको कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आज इसलिए हर क्वेश्चन से पहले आपको 3-4 मिनट का टाइम दूंगा ताकि आप खुद सोच के इसको करें। ठीक है, तो पेपर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2018 का, मई जून का हो गया है, और ये 2-2 वेरिएंट है बेटा। और मैं आपको भी बता देता हूँ, कल के लिए इंशाल्लाह जो होगा, अगर ये पेपर आज खत्म हो जाता है इंशाल्लाह, तो कल के लिए आपने फरवरी मार्च 2018 का पेपर करना है। ठीक है, उसका एक ही वेरिएंट होता है, फरवरी मार्च 2018। तो बेटा इस दफा हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन से लास्ट, क्योंकि कल हमने ऑर्गेनिक थोड़ा जल्दी किया था, आज ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ रिएक्शन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एथानल। एथानल इज एल्डिहाइड, ये बड़ा एल्डिहाइड है, CH3 डबल बॉन्ड OH। और देखिए इसमें क्या ऐड कर रहा है, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN कैटलिस्ट। ये बात भूलनी नहीं है आपको कि NaCN यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। कल भी बेटा ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, CN नेगेटिव अटैक कर रहा होता है ना कार्बोनाइल कार्बन पर, वो बेसिकली NaCN से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी तक असल में बच्चे अभी तक आ रहे हैं जी, चलें। अब देखें, पहला रिएक्शन तो HCN की एडिशन का है। आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कल ये बात डिस्कस हुई थी कि जिसका मैकेनिज्म है उसमें CN नेगेटिव ऐड हो रहा था कार्बोनाइल कार्बोनाइल पर, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। फिलहाल यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं। ये HCN है, H प्लस और CN माइनस, इसने बेटा ऐड होना है इस कार्बोनाइल कार्बन पर। H CN इज नेगेटिव, वो इधर जाएगा, H इज पॉजिटिव, वो इधर जाएगा। तो P पता है क्या बनेगा बेटा आपका, P ये होगा जी, मैं नीचे लिख देता हूँ, P होगा CH3 CH। बेटा ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है ना HCN की। तो ये जो बेटा पहले से, ये तो पहले से है ना, अब जो नई चीजें ऐड हो रही है वो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, एक H ऐड हो रहा है, एक CN ऐड हो रहा है। तो P ये आपके पास। ठीक है, अब आपको बेटा ये बात याद होनी चाहिए, ये बात मैं काफी दफा बता चुका हूं, वो ये कि ये जो CN होता है ना, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हैं, एक तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी कार्बन चेन बढ़ जाती है। आप अगर देखें यहां पर, तो इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हैं, और अब अगर आप नीचे वाले मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम है, कार्बन, देखें ये इसकी मेन चेन है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है ना आपने, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसको कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है, और CN इज दी मेन फंक्शनल ग्रुप। याद रखिएगा, अगर CN और OH दोनों किसी मॉलिक्यूल में आ जाए तो आपने CN को प्रेफर करना है, OH को नहीं। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ये बेटा आपका यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड P बन गया। अब आपको अगर याद हो कि मैंने आपको ये कहा था कि ये जो नाइट्राइल होता है ना, ये 2 तरह के रिएक्शन आपके सिलेबस में है AS में। या तो वो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब भी करेगा ना बेटा, तो ये CnCOOH में जाएगा। या बेटा वो इसकी करता है रिडक्शन बाय LiAlH4 से, तो फिर क्या होगा रिडक्शन से, इसमें बेटा ये CH2 और ये NH2 एमाइन बनेगा, एमाइन। तो ये 2 रिएक्शन ही आपको नाइट्राइल के आने चाहिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए वो पता है क्या करेगा, समटाइम ऐसे लिखेगा H प्लस एक्वस, समटाइम ऐसे लिखेगा H2SO4 एक्वस, समटाइम ऐसे लिख देगा HCl एक्वस। तो इन सब का मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो अब जरा देखें वो P के अंदर क्या कर रहा है बेटा, P के अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ये देखें H2SO4 एक्वस। तो ये कहां पर टारगेट करेगा, अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं जी H2SO4 आ गया, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नहीं भाई, H2SO4 बिल्कुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन उस सूरत में अगर आप इसका रिएक्शन अल्कोहल से करवा रहे होते, आप कहेंगे अल्कोहल तो है यहाँ पर, बेटा अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव पार्ट यहाँ पर CN है, जिसको आपने मेन फंक्शनल ग्रुप माना हुआ है। तो ये जो H2SO4 आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली CN को कार्बोक्सिलिक में भेज रहा है, ये देखें
जा रहे हैं ना CN कार्बोक्सिलिक में, तो ये इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई ना। पी का स्ट्रक्चर मैंने नीचे बना दिया है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको नजर आ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस कहते हैं रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं बेटा? रिएक्शन विद वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब आगे चलें जी, रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है देखिए। आप ये देखेंगे कि ये अल्कोहल था और ये अल्कीन बन गया जी। अल्कोहल से क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है? आपने पढ़ा है कोई रिएक्शन जिसमें अल्कोहल से अल्कीन बन रहा हो? मैं आपको याद करवाता हूं, ये देखें। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, चले इसको डिटेल में बताता हूं। एक तो रिएक्शन आपने बेटा ओ लेवल नहीं पढ़ा है, इथीन में स्टीम ऐड करें, रिवर्सिबल रिएक्शन। इथीन में स्टीम क्या बनता था याद है? अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट, एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज द हाइड्रेशन, जिसमें आपने बड़ी कंडीशंस पढ़ी थी, H3PO4 340 डिग्री और 200 ATM प्रेशर। फिर बेटा दूसरा रिएक्शन ये है इसके ऑपोजिट। एक तो है हाइड्रेशन, अल्कीन में अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अगर आप इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें, इससे वाटर को निकाल दें, तो पता है क्या बनता है? दोबारा अल्कीन बन जाता है। दोबारा क्या बनता है जी? अल्कीन बनता है। ये रिएक्शन आपको याद होगा। और डिहाइड्रेशन के लिए आप जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, दैट इज द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, ये करते हैं जी। और कहां से? अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये देखें। और अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन हो रहा है। तो अब बेटा देखिए यहां पर ये Q जो है, Q से R, आप देखा करें कि फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन क्या हो रही। तो आपको फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन यहां मिलेगी कि ये जो OH था ना, ये डबल बॉन्ड में चला गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। एमन बेटा मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा इसको करें। अच्छा, इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है जी, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और डिहाइड्रेशन के लिए आप जो रिएजेंट यूज करेंगे, दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अल्फा कार्बन ये है, ठीक है बेटा, और ये बीटा कार्बन है, यहां से H और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन गया। अब Q से S पर कैसे आ रहा है बेटा? Q से S, फिर आप सोचें कि क्या हो रहा है जी। Q से S पर आए आप, देखें ये जो रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, रिएक्शन नंबर 4, इसमें ये जो कार्बन था जिसको मैं अल्फा कार्बन पहले कह रहा था, इसके साथ क्या H लगे हुए या नहीं लगे हुए? लगे हुए थे। अब H नहीं है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आपको मैं बताता हूं कि हमने ये रिएक्शन बेटा पढ़े थे कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है ना, जब प्राइमरी अल्कोहल, तो इससे एल्डिहाइड बनता है जी, याद है। सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है ना बेटा, तो इससे कीटोन बनता है। कैसे? मैं आपको भी बता देता हूं जल्दी से एक एग्जांपल कराकर। ये देखें जी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, आपने ऑक्सीडेशन करनी है बाय यूजिंग दी K2Cr2O7, KMnO4 भी ले सकते हैं। तो पता है क्या होता है? यहाँ पे अल्फा कार्बन से H और अल्कोहल से H रिमूव होता है ये, और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आता है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखें यही काम हो रहा है, यहाँ पर यही काम हो रहा है कि अल्फा कार्बन से H और अल्कोहल से H और अल्फा और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गए। तो दिस इज बेटा ऑक्सीडेशन। रिएक्शन 4 में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। कह रहे जी के ड्रॉ द डिस्प्लेट फॉर्मूला ऑफ पी। बेटा पी तो हम बना चुके हैं, लेकिन डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना है। तो ये डिस्प्लेट फॉर्मूला नहीं है बेटा, दिस इज नॉट डिस्प्लेट फॉर्मूला। डिस्प्लेट फॉर्मूला में क्या होता है? आपको तमाम बॉन्ड शो करने होते हैं। तो ये देखें, डिस्प्लेट फॉर्मूला में आपको तमाम बॉन्ड ये और H के दरमियान भी बॉन्ड शो करें, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये शो करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करें, ये आपको 1 मार्क मिलेगा इसका। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन 3। फिर आपको देखिए बता दिया मैंने कि रिएक्शन नंबर जो रिएक्शन 3 है, उसमें क्या हो रहा था बेटा? उसमें अल्कोहल से ना, आप फंक्शनल ग्रुप सोचा करें कि फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन क्या हो रही है? अल्कोहल से अल्कीन। तो अल्कोहल से अल्कीन कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन से बनता है।
तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर. राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन 4. ये जी बता रहा है इसका रिएक्शन 4 की इक्वेशन कह रहा है जी, लिखिए आप. ठीक है, आपने रिएक्शन 4 की इक्वेशन लिखनी है. तो ये लें जी, ये OH है, साथ पे H है, यहाँ COOH है, और पीछे क्या जी? CH3 है. बेटा पहले मैं ऊपर आपको बता दूं, मैंने क्या बताया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है ना. तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कौन करता है पता है ना आपको? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMNO4 एसिडिफाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कराएंगे. ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर आप करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया. ठीक है, मेंशन नहीं किया ना. अगर वो कहता है ना कि आप उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली इक्वेशन लिखिए, फिर आपने वो लिखने था. अब इसने लिखा है राइट एन इक्वेशन, तो आपकी मर्जी है. नहीं बेटा, हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी एक जो है ना पास पेपर में उसने डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया, एलिमिनेशन एक्सेप्ट किया है. मतलब जिस बच्चों ने डिहाइड्रेशन लिखा है उसको गलत कर दिया, जिसने एलिमिनेशन लिखा है उसको ठीक किया. तो बेटा उसकी रीजन बताऊं क्या है? आपने क्वेश्चन वो गौर से नहीं पढ़ा. उस क्वेश्चन के ऊपर उसने आपको 6 नाम दिए हुए थे, 6 नाम दिए हुए थे, उनमें से सिलेक्ट करना था. तो उनमें डिहाइड्रेशन था ही नहीं, उनमें एलिमिनेशन दिया हुआ है. तो इसलिए आपको वहां पर एलिमिनेशन लिखना होगा फिर. ठीक है, जो आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, ऊपर उसने एग्जामिनर ने आपको 6 नाम दिए हुए कि इनमें से सिलेक्ट करके लिखें. तो उन 6 नामों में डिहाइड्रेशन नहीं है. अब बेटा आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो ये लें, ये एटॉमिक ऑक्सीजन लिखेंगे आप. एरो के ऊपर आप लिख देंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7. वैसे उसने ये अलहदा से पूछा हुआ है नीचे, तो आप एरो के ऊपर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है. और अब देखिए बेटा क्या होगा. बेटा कोई डिफरेंस नहीं है जी. डिहाइड्रेशन स्पेसिफिक फॉर वाटर. डिहाइड्रेशन किसके लिए? वाटर के लिए. कि अगर वाटर आप किसी मॉलिक्यूल से निकाल रहे. एलिमिनेशन का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल आप अगर किसी कंपाउंड से कोई भी मॉलिक्यूल निकाल दे. फॉर एग्जांपल ये है ना, मैं अगर इस मॉलिक्यूल से HCl निकालता हूं ना, तो दिस इज एलिमिनेशन. ये क्या हो रहा है जी? एलिमिनेशन है. इसको मैं डिहाइड्रेशन तो नहीं कह सकता ना. ये लॉस ऑफ HCl हो रहा है. ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ HCl. तो मैं इस रिएक्शन को नाम दूंगा एलिमिनेशन. याद है हेलोजन एल्केन में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक NaOH के साथ. तो उसमें यही तो निकल रहा था, हेलोजन एल्केन. लेकिन अगर वाटर निकल रहा है तो उसके लिए आपने स्पेसिफिकली बताना है डिहाइड्रेशन. अच्छा बेटा, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं कि जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी ना, तो आपने एक HOH से और एक H अल्फा कार्बन से रिमूव करना है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. तो CH3, C डबल बॉन्ड O, COOH, और साथ में वाटर. ये बनेगा जी. ठीक है, और इसमें बेटा आपने अब रिएजेंट बताना है. रिएजेंट क्या है? K2Cr2O7. और ये क्या होगा बेटा? एंड कंडीशन एसिडिफाइड. ये क्या होना चाहिए बेटा? एसिडिफाइड होना चाहिए. और हीट, हीट भी आपने करनी है साथ. ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड हीट. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर. जी बेटा आप लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अल्कोहल के लिए बेटा प्रेफर किया करें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ही. KMNO4 तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अच्छा, कंपाउंड Q इज फॉर्म्ड एज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर. व्हाट इज मीन बाय टर्म ऑप्टिकल आइसोमर? बेटा आपने इसकी यहाँ फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है कि आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजिबल. नॉन सुपर इम्पोजिबल का सिर्फ मैं आपको फिलहाल मतलब ये बता देता हूं कि जो आपके दो हैंड्स हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं. अगर आप एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रखें तो एक जैसी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ रही. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये लिख लें बेटा. साथ साथ आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी. नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images are called optical
आइसोमर। ठीक है जी। नेक्स्ट, ड्रॉ द टू ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ Q showing clearly their थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Q क्या है जी? Q ये बना हुआ है इसने, ये बनाया हुआ जी Q। पहले देखें जी Q के ऑप्टिकल आइसोमर बनते भी हैं या वो आपको ऐसे ही बता रहा है? Q के ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। बेटा अभी अब्दुल वाहिद क्लास तो अटेंड करो ना बेटा, क्लास पहले क्लास और से सुनो, आपको मैं बाद में वो फाइल सेंड कर दूंगा, पहले क्लास। अच्छा देखें जी कि ये आपके पास Q है और Q का आपने ऑप्टिकल आइसोमर बनाने तो पहले देखिए इसमें कायरल कार्बन है। यस, दिस इज द कायरल कार्बन। 4 डिफरेंट ग्रुप है, OH, H, नीचे कार्बोक्सिलिक और लेफ्ट साइड पर CH3। तो बेटा अब आपने जब ऑप्टिकल आइसोमर बनाना होता है वो हमेशा उसका एक तरीका है कि ऑप्टिकल आपने 3 डायमेंशनल में बनाना है, चाहे वो कहे या ना कहे, आपको 3 डायमेंशनल बनाना है। अब ये आपकी मर्जी है कि जोन से मर्जी ग्रुप जहां मर्जी लगाए। OH है, एक H है बेटा, एक CH3 और एक कार्बोक्सिलिक है। CH3 है और एक कार्बोक्सिलिक है। ठीक है। हमाद तारिक, ये अभी मैंने यही बताया कि ये आपकी मर्जी है। देखो मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ ना, मैं OH इधर नहीं लगाता, मैं इधर लगा देता हूँ। ये तो मेरी मर्जी है। ये लो, और मैं H इधर लगा देता हूँ। ये आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि हमें कैसे पता चलेगा। आप CH3 को ऊपर कर दो, OH को नीचे कर दो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बनाना 3 डायमेंशनल है। ये जो वेज है इसका मतलब है ये ऑन दी स्क्रीन है बेटा, और डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये जो है ना इनसाइड द स्क्रीन से अटैच हो रहा है, मतलब स्क्रीन के पीछे से अटैच हुआ है कार्बन के ऊपर, और CH3 स्क्रीन के ऊपर से अटैच हो रहा है। इसका मिरर इमेज बनाएं बेटा बस। OH यहीं पर आएगा। अब देखिए H सामने आएगा, H CH3 की वही पोजीशन रहेगी जी। और ये इधर रहेगा। बेटा कर सकते हैं ना, अभी यही तो बताया मैंने। एक बच्चा पूछ रहा है जी हम क्या COOH और CH3 को स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आपकी मर्जी है। आप जिस मर्जी ग्रुप को जहां मर्जी लगाएं, लेकिन 3 डायमेंशनल में बनाना है। 2 प्लेन लाइन लगाइएगा लाजमी, एक वेज और एक डॉटेड। ग्रुप्स जहां मर्जी लगाएं। अब आप अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आएं जी। सी, R can be used to make a polymer W in 2 steps. Draw one repeat unit of W. अच्छा जी, पहले तो वही कह रहा है कि R क्या है जी, पहले हम देखते हैं व्हाट इज R। R एक अल्कीन है बेटा। सिर्फ क्या फर्क है जी, इथीन की तरह सिर्फ एक H की जगह कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है ना, यही फर्क है ना। R इज इथीन, लेकिन सिर्फ एक H की जगह कार्बोक्सिलिक लगा है। ठीक है, पहले देखते हैं जी R क्या है। R की कह रहा है एडिशनल पॉलीमराइजेशन। मैं पूरा रिएक्शन पहले लिख देता हूँ। ये H है, ये H और ये COOH, ऐसी है ना बेटा R। इसकी एडिशनल पॉलीमराइजेशन करनी है तो ये बनेगा जी। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा कि आपने आपने बस डबल बॉन्ड खत्म कर देना है, बस ऐसे करके, और ये एसिडिक पार्ट है। ये आपका इंटरमीडिएट पॉलीमर। अब वो कह रहा है इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ। NaOH इज अ बेस। क्या इस पॉलीमर में कोई एसिडिक पार्ट है बेटा? यस, दिस कार्बोक्सिलिक इज द एसिडिक पार्ट। तो ये कार्बोक्सिलिक का जो H है ना, और ये जो बेस का Na है, ये आप इसमें रिएक्शन कर देंगे, और H इज रिप्लेस्ड बाय बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमर का एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं ये 5-6 दफा बता चुका हूँ, इसलिए अब आप ये रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। फिर वो बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है जी हमें कैसे पता चलेगा ग्रुप कौन सा किधर लगाना है। बेटा मैं काफी दफा बता चुका हूँ, आपका जोन सा मर्जी दिल करता है आप ग्रुप को चाहे इस OH को नीचे लगा दे, इस CH3 को इधर लगाएं, इस COOH को इधर लगा दें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आपने 3D में बनाना है, और उसका मिरर इमेज जब एक बना लेंगे तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे। मिरर इमेज आपने दूसरे के लिहाज से बनाना होगा। अच्छा अब बेटा देखें कि NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये NaOH का जो Na है ये इस H को रिप्लेस करेगा।
ये जो एसिडिक H है ना, इसको रिप्लेस करेगा। ये देखें, H H CH COONA, ये W बना है जी आपका, और साथ में वाटर निकल जाएगा। ड्रॉ 1 रिपीट यूनिट ऑफ W। तो बेसिकली बेटा वो आपसे सिर्फ W पूछ रहा है, ये आपसे वो पूछ रहा है बस। तो ये आपको बेटा बनाना है, ठीक है। ये पीछे वाला काम आपको समझाने के लिए किया है, तो आपको सिर्फ W बनाना है। देखें, इसमें आपको ये भूलना नहीं है कि NaOH बेस है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड है। तो एसिड का H, जो कार्बोक्सिलिक का H है ना, उसको ये जो बेस का पॉजिटिव पार्ट होता है Na, या MgO अगर होता तो Mg, इसी तरीके से कोई भी अगर बेस का पॉजिटिव पार्ट होगा तो वो एसिड के H को रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट पार्ट पर आए जी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कंपाउंड Z जो कि क्या है जी, ये आपके पास एक कंपाउंड है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, प्रोपीन है। कंपाउंड Z मतलब प्रोपीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम R। अच्छा, ये भी अभी तक पिछले क्वेश्चन पे ही है भाई। R कहां पर है? इधर ये है जी, दिस इज R। R क्या है? इसको मैं आसान से निशानी बता रहा हूं आपको कि इथीन है और एक कार्बन की जगह कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, ठीक है। इथीन है और एक कार्बन की जगह कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। Z जो है ना, Z इज द प्रोपीन। Z can be used in two-step process to produce 2-amino-propane. अच्छा, in the first step, Z react with HBr. Z का रिएक्शन जी HBr के साथ हो रहा है, and to form two products. The structure of the product depend on which intermediate is formed, intermediate 1 and 2. बेटा intermediate 1 and intermediate 2 जरा बताएं, इसमें आपको ये कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो intermediate 1 is more likely to form than intermediate 2। कह रहे इंटरमीडिएट 1 रेडिली बनेगा, इंटरमीडिएट 2 लेस रेडिली बनेगा। क्यों भाई? कौन इस पे ज्यादा स्टेबल है? अगर आप इंटरमीडिएट 1 को देखें तो इसमें ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब है दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जो इंटरमीडिएट 2 है बेटा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप एक है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा इसके जल्दी से बता दूं कि जो कार्बोकेटाइन होते हैं ना, इसके ऊपर देखें प्लस चार्ज होता है ना, होते तो अनस्टेबल, लेकिन इसकी अनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए जो अल्काइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा यहाँ पर, ये अल्काइल ग्रुप, इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ताकि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज किया जा सके। ये है प्राइमरी। जरा सेकेंडरी में देखिए क्या होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। एक अल्काइल ग्रुप यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा सके। तो किस कार्बन पर अब प्लस चार्ज कम हो रहा है? नीचे वाले पर, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वुड बी मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, तो आप पहली चीज ये बताएंगे इसमें कि जो इंटरमीडिएट 1 है, इंटरमीडिएट 1 ये बेटा मोर स्टेबल है, इज मोर स्टेबल देन 2, देन इंटरमीडिएट 2 मतलब, ठीक है, वहां पूरा लिखेंगे। क्यों भाई? क्यों आप बताएंगे? इन इंटरमीडिएट 1 इट हैज मोर अल्काइल ग्रुप्स, इट हैज मोर अल्काइल ग्रुप। अच्छा, इतना बताना काफी नहीं है। मोर भाई अल्काइल ग्रुप की नेचर भी बताओ ना, वो करते क्या है? विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो प्रॉपर्टी है ना, उसका दूसरा नाम है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपकी मर्जी है, आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह दें बस सिंपल, या अगर आपने ज्यादा साइंटिफिक टर्म यूज करनी है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आप बताएंगे
विच आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो क्या करेंगे, विच reduces the charge on carbon, जो कार्बन के ऊपर चार्ज को कम करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए बेटा। When intermediate one forms, अच्छा जब इंटरमीडिएट वन बनेगा बेटा, वो अभी फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन है, हम काफी देर से इस क्वेश्चन पर लगे हुए। अब जी वो इंटरमीडिएट वन की बात कर रहा है, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, याद रखिएगा। When intermediate one form, the product of the first step is T, ठीक है जी, ये समझ आ रहा है, ये आपका इंटरमीडिएट वन था और ये आपका T बन गया, ठीक है। T then be converted to 2 अमाइनो प्रोपेन, ये देखिए जी T जो है ना 2 अमाइनो प्रोपेन में जा रहा है एथेनोलिक अमोनिया के साथ। इसमें याद है कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसमें हाई प्रेशर और हीट, हाई प्रेशर और हीट, और एथेनोलिक अमोनिया, एक्वस अमोनिया नहीं। याद है ना बेटा, अगर मैंने आपको ये बातें बताई थी कि अगर हम एक्वस अमोनिया यूज करते हैं ना, एक्वस, तो एक्वस अमोनिया में क्या होगा कि जो वाटर का OH होगा ना, वो Br को रिप्लेस करेगा। दिस इज हेलोजेनोएल्केन, हेलोजेनोएल्केन वाटर से भी तो रिएक्शन करता है ना, तो इसलिए अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो अमोनिया को डिसॉल्व करना होगा एथेनॉल के अंदर, वाटर में नहीं। अगर आपने एक्वस अमोनिया लिया तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए उसने एथेनोलिक अमोनिया लिखा हुआ है। नेम द मैकेनिज्म फॉर दिस कन्वर्जन। अब बेटा आपको अगर मैकेनिज्म नहीं याद आ रहा है, आप सोचें कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, तो आपको पता चलेगा ये तो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप हेलोजेनोएल्केन। तो हेलोजेनोएल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे ना, Br इज स्लाइटली नेगेटिव ना, तो यह NH2 भी तो स्लाइटली नेगेटिव है, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, NH2 के पास लोन पेयर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो Br इज अ न्यूक्लियोफाइल, Br भी तो न्यूक्लियोफाइल, इसके पास लोन पेयर है, तो इस एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया है, तो इस मैकेनिज्म का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, क्या नाम होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बेटा हमने ऊपर मैकेनिज्म तो किया नहीं है भाई, 3 मार्क्स के मैकेनिज्म के तो स्किप ही कर दिया हमने, इसका मैकेनिज्म करना है भाई ऊपर, जी वाले का। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है जी इसमें एलिमिनेशन क्यों नहीं हुई, आप अगर अपने नोट्स खोलें तो उसमें मैंने लिखा था एथेनोलिक या अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड्स एलिमिनेशन कौन करते हैं, हेलोजेनोएल्केन में कौन एलिमिनेशन करते हैं, अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड फेवर्स द एलिमिनेशन। क्या अमोनिया मेटल हाइड्रोक्साइड है, नहीं। तो अगर यहां पर NaOH होता, अगर यहां पर NaOH होता और वो आप अल्कोहलिक लेते, अल्कोहलिक NaOH, देन एलिमिनेशन होना था और अल्कीन बननी थी, लेकिन बेटा ये तो एथेनोलिक अमोनिया है, ये तो सब्स्टिट्यूशन करेगा। सिमिलरली एथेनोलिक केसीएन भी होता ना, अगर एथेनोलिक केसीएन, तो उसने भी सब्स्टिट्यूशन करनी थी, ठीक है, तो वो सिर्फ एथेनोलिक मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ना वो आपको एलिमिनेशन करके देते हैं, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले का मैकेनिज्म कर ले भाई, ये अल्कीन है बेटा आपके पास, आपको पता है कि अल्कीन्स इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, अल्कीन के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम अल्कीन्स को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा इस अल्कीन ने रिएक्शन करना है HBr के ऊपर, तो आपने जब भी मैकेनिज्म लिखना होता है तो पार्शियल चार्जेस कर लिया एरो, लोन पेयर या आपने ड्रॉ करने, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, Br इज नेगेटिव, तो ये अल्कीन जो है दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, इसमें पाई बॉन्ड इज द न्यूक्लियोफाइल, तो ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा, ठीक है। देखिए ना क्या हो रहा है कि ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है और ऊपर अल्कीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली। हेट्रोलिटिकली का बेटा मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ब्रोमीन ले जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है भी। ये जी आपने पहले तो ये 2 एरोस डालने, पहले डायपोल डालना है HBr के ऊपर और 2 एरोस। अब देखें
केटाइन तो उसने बना दिया, Br नेगेटिव आप यहां लिखेंगे खुद विद लोन पेयर। अब Br बेटा यहां पर न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो Br के लोन पेयर से बेटा आपने एरो स्टार्ट करना है इस कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज से नहीं करना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में जो बॉन्ड बना रहा होता है वो लोन पेयर बना रहा होता है, ठीक है। नहीं बेटा, HBr में हमने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाता हूं ताकि आपको पता चले कि दोनों इलेक्ट्रॉन Br ने ले लिए। आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर लोन पेयर ड्रॉ करना मस्ट है। ये बेटा आपका रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलें, 20 नंबर का देखें। आपको मैं कहता हूं ना कि ऑर्गेनिक कर लें, ऑर्गेनिक यहाँ 20 मार्क का ऑर्गेनिक से, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक से ही है। नहीं नेक्स्ट नहीं है, अच्छा ये आखिरी है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे जी, कंपाउंड एस। कंपाउंड एस क्या है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने निकाला है जी। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, ये है जी कंपाउंड एस, ठीक है। इसको वो रिड्यूस करना चाह रहा है LiAlH4 से। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, LiAlH4 है रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 क्या रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक और बात भी सुने, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ना, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनको रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस करने का मतलब है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्या इनमें हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में रिडक्शन कौन करता है? दो रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 और NaBH4। दोनों में से जो भी होगा ना वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, राइट। लेकिन बेटा एक और ग्रुप भी है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन रिड्यूस करता है? सुने, ये मैं जरा फिर बताता हूँ ये बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बोनाइल है ना बेटा, इसको LiAlH4 या NaBH4 दोनों रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक है ना, इसको कौन रिड्यूस कर सकता है? ओनली LiAlH4। तो उसने क्या लिया जी? LiAlH4। तो इसका मतलब है आपने इसको भी, कार्बोक्सिलिक का पहले मैं आपको ऐसे बेटा बता देता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा ट्रिकी है। कार्बोक्सिलिक है ना ये, इसमें जब रिडक्शन होती है तो क्या होता है, ये जरा सुने आप। सिर्फ इसकी रिडक्शन के लिए 4H यूज होंगे, LiAlH4। अब पता क्या होगा बेटा इसमें, ये जो 4H है, 2H जो है ना, 2H वो तो इस कार्बन पर आएंगे, और जो 2H बेटा यहाँ पर बचे हुए हैं ना, वो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे। ये जरा सुनिएगा ध्यान से, H2O बना, और जो रिमेनिंग दो हैं वो क्या बनाएंगे? वो कार्बन के साथ अटैच होंगे, ये ऐसे। ये जरा बात इसको अंडरस्टैंड करें बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें गलती के काफी चांसेस हैं। फिर सुने अगर समझ नहीं आया, जब भी आपने कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन करनी है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो यू नीड 4 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। क्यों? ये जो कार्बोनाइल के ऊपर ऑक्सीजन है ना, ये वाटर बनाता है, वाटर बन गया ना ये, और ये जो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना बेटा, ये इस कार्बन के ऊपर जाकर ऐड होंगे, ये देखो। तो अब ये याद कर लो कि जब भी कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन होगी, तो जो कार्ब C डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेंगे और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो अब बेटा जरा देखना इधर, अब देखना जी क्या बनेगा। अब इस कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन के लिए 4 हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बोनाइल की रिडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जैनब ये COOH के ही बताया बेटा मैंने साइड पर जो रिएक्शन किया है, OH के साथ कुछ भी नहीं होगा, OH विल रिमेन अनचेंज, सिर्फ कार्बोनाइल जो C डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर रिएक्शन होगा। अब बेटा देखिए क्या होगा जी, ये जो कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक, इसने किस में जाना है जरा सुनिएगा। पहले कीटोन का कर लें जी, ये 2H इधर आएंगे, तो CH3 CHOH, ठीक है। और ये जो 4H है ना बेटा, इन 4H में से 2H इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे और जो रिमेनिंग 2H है वो इस कार्बन के साथ रहेंगे, ये बनेगा जी। देखिए एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये आपको बेटा भैया काफी ट्रिकी था। अब आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन बनानी है, तो ये लीजिए 6 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, तो CH3 CHOH
और CH2OH। बेटा COOH में OH का कुछ भी नहीं होगा ज़ैनब, OH उसके साथ ही रहा है। कुछ हुआ है ये देखें? कुछ भी नहीं हुआ। ये OH यहाँ पर था और ये OH यहाँ पर ऐसी ही है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ये OH एज इट इज है। सिर्फ जो कार्बोनाइल यहां पर C के ऊपर जो डबल बॉन्ड O था, उस O की जगह 2 हाइड्रोजन आए। देखें, इस चीज को समझ लें, ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग इसको मुश्किल बना रहे हैं भाई क्वेश्चन कर करके। ये 4 एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, इस OH का कुछ भी नहीं होना। 4 H में से 2 H इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। पीछे कितने H बच गए? 2 H बच गए। जो 2 H बचे हैं वो इस कार्बन पर आएंगे और इस कार्बन को CH2। तो बेसिकली ये याद कर लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है, क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिडक्शन होगी अब तो CH3 CH2OH। तो ये OH इसी जगह पर रहा, सिर्फ इस कार्बन की जगह CH2 आ गया। ठीक है ना? अब आ जाए नेक्स्ट। अदर रिड्यूसिंग एजेंट containing group 1 metal cation including LiBH4, NaBH4, KBH4. The strength of the reducing agent depend on the size of its cation. Give the electronic configuration of sodium cation. तो बेटा सोडियम के पास वैसे होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन ये सोडियम Na+ है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बल्कि पूरे हो गए बेटा। ठीक है, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 3s0 हो जाएगा। आगे कह रहे जी वाई आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप 1। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है कि आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ते हैं? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं ना। चाहे आयनिक रेडियस हो, Li+1 है अगर सपोज, Li+1, Na+1, K+1, डाउन द ग्रुप आओगे शेल तो बढ़ेंगे ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है जी, चलिए बेटा जल्दी से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करें आज की क्लास में। ये कर लेते हैं बेटा यहाँ से, ताकि हेलो आपका एनर्जेटिक्स वाला भी थोड़ा पार्ट हो जाए। बेटा ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी ट्राई हेलोमीथेन्स or organic compound in which 3 of the hydrogen atom of methane are replaced by a halogen atom, for example CHF3. The equation shows a reaction to produce this. Use the data to calculate the enthalpy change for formation of CHF3. देखें, आपको उसने ये कहा है कि इंथाल्पी चेंज बताएं, इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ CHF3। अच्छा, आपके पास गिवन डाटा क्या है जी? CHI3 इसकी फॉर्मेशन गिवन है, CHF3 की फॉर्मेशन गिवन है, AgF की फॉर्मेशन गिवन है और AgI की, चारों की फॉर्मेशन गिवन है ना। तो वो आपसे डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, इंथाल्पी चेंज ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, वो ये कि जब भी गिवन डाटा में उसने फॉर्मेशन दिया हो, पहले तो फॉर्मेशन का मतलब समझे ना। फॉर्मेशन का मतलब है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, मतलब CHI3 जो है ना उसके एलिमेंट से बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और आयोडीन। 1 मोल कंपाउंड जब आप उसी के एलिमेंट से बनाएं तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। तो जब भी बेटा उसने आपको फॉर्मेशन दिया हो तो आपने जो ट्राइंगल बनानी है उसमें जो नीचे वाला बॉक्स होगा उसमें एलिमेंट्स लिखने हैं। मतलब ये है कि आप ये लिखें CHI3 प्लस 3 मोल्स ऑफ AgF, इट गिव्स, ये डेल्टा H आपने फाइंड आउट करना है इसका, CHF3 प्लस 3 मोल्स ऑफ AgI। ये ना बेटा आपके पास ट्राइंगल बनाए, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर है। अब मैं ये आपको बात रिपीट कर रहा हूं,
जब भी उसने गिवन डाटा में फॉर्मेशन दिया हो, तो जो नीचे कॉर्नर होगा ना, नीचे वाला जो कॉर्नर है, बॉक्स है, उसमें आप एलिमेंट्स लिखो। उसमें आपने क्या लिखने हैं? एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्स पहले तो देखें, कार्बन लिख लेते हैं। मैं यहां से देख के एलिमेंट लिख रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन, कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन। इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना लाजमी नहीं है, राइट? अब देखें जी, अगर आप यहां से ऊपर आए तो CH3 की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम इट्स एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हो रही है ना? ये देखें ना, ये आपके पास फॉर्मेशन की इक्वेशन बन गई, अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें, ये कि 1 मोल ऑफ CH3 इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कितनी एनर्जी ये चेंज हो रही है भाई? 1 मोल में -182.1 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, ये जितनी वैल्यूज दी है उसने 1 मोल के लिए दी हुई है। अब CHF3 का देखें, CHF3 ये है, तो CHF3 के एलिमेंट्स तो नीचे ही है ना, तो तमाम एरोस की डायरेक्शन भी अपवर्ड होती है, ये बात याद रखिएगा। CHF3 की फॉर्मेशन कितनी हो रही है? -692.9। ठीक है। इसी तरीके से बेटा AgF बताया हुआ है। अच्छा, ये AgF उसने 1 मोल के लिए बताया, जरा देखें कि अगर 1 मोल AgF बनेगा, अगर 1 मोल AgF बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, -204। यहाँ कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल, तो 3 टाइम्स -204.6, राइट? इसी तरह AgI भी 1 मोल के लिए बताया हुआ ना, कि अगर 1 मोल AgI बनेगा तो इतनी, लेकिन यहाँ कितने मोल बन रहा है? 3 मोल बन रहा है, तो 3 टाइम्स -61.8। अब बेटा आप इस तरह करें कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी ना, एक हेस साइकिल। इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3। आप वो कॉर्नर ढूंढें जिस कॉर्नर से तमाम एरोस स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। वो कौन सा कॉर्नर होगा बेटा जहां से तमाम एरोस निकल रहे हैं? वो ये नीचे वाला। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कौन सा कॉर्नर है जहां पर तमाम एरोस की डायरेक्शन जा रही है और उस कॉर्नर से आगे कोई एरो नहीं निकल रहा? वो कॉर्नर नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि तमाम एरोस की डायरेक्शन कॉर्नर नंबर 2 की तरफ है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने इसके 2 रूट है बेटा, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 रूट कौन से हैं? देखें, एक रूट ये है, ये, और दूसरा रूट बेटा कौन सा है? ये देखें, दूसरा रूट बेटा ये है। और हेस साइकिल क्या कहती है जी आपको? हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ ये कहता है एनर्जी चेंज इन फर्स्ट रूट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन सेकंड रूट। सपोज ये फर्स्ट, आप हेस लॉ ये कहता है कि आप एक रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में कर रहे हैं और वही रिएक्शन आप मल्टीपल स्टेप में करें तो ओवरऑल एनर्जी चेंज मस्ट बी सेम। तो बेटा फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है वही एनर्जी चेंज सेकंड रूट में भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट रूट में कौन कौन सी एनर्जी चेंज है मैं इसको मार्क कर रहा हूं जी, ये देखें, ये देखिएगा जी, ये एनर्जी चेंज आ रही है और ये एनर्जी चेंज आ रही है। इसको आप लिखेंगे 3 टाइम्स -6161.8 प्लस, और कौन सी आ रही है जी? -692.9 इज इक्वल टू, सेकेंड रूट में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आ रही है जी, जरा चेक कीजिएगा। ये देखें जी, ये आ रही है, ये एक, ये और एक ये। इसको लिखें -182, 3 टाइम्स -204.6 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा यहां से आप डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा निकाला है? किसी बच्चे ने आंसर तो बताइएगा जी, क्या आंसर निकाला है? -82.5 आ रहा है किसी का आंसर? -82.4, तो वो आंसर होना चाहिए जी। यस बेटा, ठीक है, शिफा ने बता दिया -82.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट पर। द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप। बेटा इस पे भी जरा एक कहानी सुन ले पहले, आइडियल गैस और नॉन आइडियल। देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं साथ साथ में चीजें एक्सप्लेन करते रहूंगा ताकि रिवीजन भी आपकी थोड़ी होती जाए ना। आपको जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया गया होगा तो उसमें आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो
intermolecular forces are present between the gas molecule. आइडियल गैस की बेटा दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये बताई गई होगी कि आइडियल गैसेस हैव जीरो वॉल्यूम. आपको ये याद कराया गया होगा कि the volume of the gas molecule is negligible as compared to the total volume of container, जिसकी समरी ये है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसको कहते हैं होता ही नहीं. आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव जीरो वॉल्यूम. ठीक है. और भी बहुत, जैसे ये दो मेन है. इसके अलावा आप बता सकते हैं उसमें इलास्टिक कोलिजन्स होती है. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होंगी और मॉलिक्यूल्स रिजिड होंगे और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर. लेकिन आपसे जब भी आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगे, पहले दो प्रॉपर्टीज ये बताएंगे आप लोग. अच्छा, अब इसमें एक और कहानी सुने. वो ये है कि ये जो बेटा आपने कहा है ना कि नो वॉल्यूम या बहुत कम वॉल्यूम होता है, ये बात ठीक है लेकिन एक हद तक. एट लो प्रेशर ना, एट लो प्रेशर पर ये दोनों बातें ठीक है. आईएमएफ भी नहीं होती, जीरो वॉल्यूम होता है. गैसेस आर आइडियल, गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. बेटा इस चीज को अगर आप याद कर ले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. गैसेस हाई टेम्परेचर. अच्छा, आइडियल गैस पता क्या होती है? जो तमाम गैस लॉस को फॉलो करती है. आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें आईएमएफ होती नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि आप आइडियल गैस को ना लिक्विफाई नहीं कर सकते. लिक्विफाई करेंगे तो उसमें तो आईएमएफ जनरेट करनी पड़ेंगी ना फिर. तो क्या कोई ऐसी गैस है जिसको आप लिक्विफाई ना कर सके? नहीं, ऐसी तो कोई गैस नहीं है. इट मींस कि ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है. गैसेस आइडियल होती हैं लेकिन एक एक रेंज में होती हैं. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप उनको दें तो वो आइडियल बन जाती हैं. जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि हाई टेम्परेचर पर गैसेस आर आइडियल. क्यों भाई? कि जब आप टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो क्या उनमें आईएमएफ होंगी या आईएमएफ खत्म हो जाएंगी? हाई टेम्परेचर पे आईएमएफ खत्म हो जाएंगी ना. तो इसलिए गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर. अच्छा, जब गैसेस के ऊपर प्रेशर कम करेंगे आप, जब आप गैसेस के ऊपर प्रेशर कम करेंगे ना, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ना बेटा, ये देखिए, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अगर आप इन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम देखें ना बेटा, तो ये इतने से क्यूब के अंदर आ जाए, ये एक आइस क्यूब के अंदर आ जाए बस. तो ये जो एक आइस क्यूब का वॉल्यूम है और ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, क्या इनमें कोई कंपैरिजन है? नो. आप कहेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले में है ही कुछ नहीं, क्योंकि लो प्रेशर है. लेकिन बेटा अगर आप प्रेशर हाई कर दें, अगर आप प्रेशर हाई कर दें ना, देखें इस तरीके से, अगर आप प्रेशर हाई करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और स्टेप में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं प्रेशर थोड़ा सा डबल करता हूँ भाई, यहां था प्रेशर जी मेरे पास, यहां मेरे पास प्रेशर था बेटा 1 atm ना, और मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. क्या है जी? नेग्लिजिबल है. लेकिन बेटा मैं अगर प्रेशर को करता हूं डबल, 2 atm, तो क्या आपके ख्याल में गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्लोज आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं. मजीद डबल करता हूं जी, 4 atm कर दिया जी. अब क्या कहते हैं बेटा, क्या अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है और जो कंटेनर का वॉल्यूम, क्या ये नेग्लिजिबल है? नहीं, अब नेग्लिजिबल नहीं है. हायर प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है. तो ये लाइन आपने अगर याद कर ली तो बेटा बड़ा फायदा होगा आपको कि एट हायर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नो मोर नेग्लिजिबल. बल्कि नेग्लिजिबल का ऑपोजिट वर्ड है कंसिडरेबल. कि हायर प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है और वो गैस फिर नॉन आइडियल बन जाती है. ठीक है. अब ये सारी कहानी सुनने के बाद बेटा अब आपको यहाँ पर आंसर देना होगा. वो कह रहे थे ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर. आप जरा सुने, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ. ये बेटा एक आइडियल गैस है.
ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द आइडियल गैस। देखिए वो प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर के बढ़ाने से क्या इस गैस में कोई आईएमएफ डेवलप हो रही है? वैसे तो हमने कहा ना कि आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस नॉन आइडियल हो जाती है, लेकिन जो आइडियल गैस होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। आइडियल गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते जाएं उसका वॉल्यूम जीरो रहेगा, उसमें आईएमएफ डेवलप नहीं होगी। ठीक है, वैसे ऐसा पॉसिबल है कि आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज ना आए? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं और उनमें आईएमएफ डेवलप ना हो? पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज हाइपोथेटिकल टर्म। रियल गैसेस क्या करती हैं सुने, ये जो आपको एक सॉलिड लाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये रियल गैस है। देखें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा ना, ये डेविएशन करती जा रही है जी। पहले नेगेटिव डेविएशन थी नीचे की तरफ, अब पॉजिटिव डेविएशन, ये डेविएशन कर रही है। ये देखिए आइडियल गैस लाइन से डेविएट करती जा रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है गैसेस नॉन आइडियल होती जा रही है ना, नॉन आइडियल हो रही हैं और डेविएट कर रही है फ्रॉम द आइडियल गैस। अब उसका क्वेश्चन क्या है, कह रहे जी CH3 इज नॉट एन आइडियल गैस। वो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आइडियल गैस होती ना तो वो इस तरह इस लाइन को फॉलो करती, इस लाइन को फॉलो नहीं कर रही है, डेविएशन हो रही है जी। क्यों हो रही है डेविएशन? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर के बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो अब नेग्लिजिबल नहीं रहा। वो कह रहे स्टेट 3 बेसिक assumptions that scientists make about the properties of an ideal gas। बेटा इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये बताएंगे कि पार्टिकल्स हैव जीरो वॉल्यूम या नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, मैं लिख देता हूं नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, आपने पूरा लिखना है, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नो आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी। ठीक है, और ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक कोलिजन का बेटा मतलब होता है कि उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व रहती है। अच्छा, एक्सप्लेन करें व्हाई CH3 डेविएट्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर ग्रेटर देन 300 atm। बेटा कह रहा है कि आप जब ये देखिए इधर 300 atm पर ना, ये तकरीबन 300 है, 300 पर तो आइडियल है, लेकिन जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये देखिए अब डेविएशन शुरू हो गई जी। ये कम डेविएट कर रहा था, डेविएट का मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा, अवे जा रहा है, ये अब ज्यादा डेविएट कर रहा है। प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, डेविएशन बढ़ती जा रही है। क्यों? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल क्या क्लोज नहीं आते बेटा कंटेनर में? जब गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे उनमें आईएमएफ भी बनेगी और उनके गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो कंसिडरेबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल नहीं रहेगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो आपने ये दो बातें बेटा बतानी है। वो क्या क्या बताएंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एट हायर प्रेशर, एट हायर प्रेशर gas molecules come closer to each other। नहीं बेटा, आपने आईएमएफ को रिलेट करना है टेम्परेचर के साथ। जब प्रेशर को बात करेगा तो आपने वॉल्यूम की बात करनी है, जब भी वो प्रेशर की बात करेगा ना तो आपने प्रेशर को रिलेट करना है वॉल्यूम के साथ, राइट? प्रेशर को किससे रिलेट करना है? वॉल्यूम के साथ, आईएमएफ से नहीं करना। तो पहली बात आप बताएं कि हायर प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। अब देखिए मैं आपको फिर वो बात बताता हूं कि ये लो प्रेशर था ना, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, अच्छा एक मिनट, इस तरह करते हैं, ये येलो कलर जो है ना ये कंटेनर का वॉल्यूम है, राइट? येलो कलर किसका वॉल्यूम है? कंटेनर का। और ये रेड डॉट्स दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। बट ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है। अगर आप मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप इस केस में देखें, अब येलो कलर का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम है। अब ये जो आपको रेड डॉट नजर आ रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, और जो येलो है कंटेनर का वॉल्यूम। अब ये नेग्लिजिबल तो नहीं है ना हायर प्रेशर पर, तो ये बात आपने बतानी है कि एट हायर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट। एट हायर प्रेशर
the volume of gas molecules becomes significant. ठीक है जी, तो ये बात बेटा आप बताएंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी काफी ये रहता है, इसके भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।